क्या दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ओन कंपनी इन सिंगापुर। यानी सिंगापुर में आप अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिल जाती है, यानी वो कौन कौन से बिजनेस आइडियाज हैं, टॉप बिजनेस आइडियाज जो कि आपको करने चाहिए। सिंगापुर में कितना फ्लेक्सिबल है बिजनेस करना, बिजनेस ओपन करना कितना फ्लेक्सिबल है, कितना आसान है, कितना सिंपल है, कितना सरल है, और कितना जो वीजा लिया जाता है वो कितना आसान है। टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी, जो लीगल एंटिटी है बिजनेस की, जो कंपनी फॉर्मेशन है वो कितने टाइप की होती है, और टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है सिंगापुर के बारे में। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात कर ले तो आपको एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाता है, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए पैसा ही कमाना क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। पैसा प्लस आपका रेस्ट, रिलैक्स, बैलेंस, जो लाइफ में बैलेंस बना रहता है, वो एक क्वालिटी लाइफ आपको सिंगापुर में अच्छी देखने को मिल जाती है। 100% फॉरेन ओनरशिप आपको मिल जाती है। ऐसे नहीं कि आपको लोकल ओमानी, लोकल कतरी, लोकल वो जो गल्फ का लोकल जो ये है उसको पार्टनर को आपको पार्टनरशिप देनी पड़ेगी। 51% उसका शेयर रहेगा, 49% आपका शेयर रहेगा। वैसा बिल्कुल नहीं है, 100% फॉरेन ओनरशिप है। यानी मैं जाके अगर सिंगापुर में कंपनी ओपन करता हूं तो मैं अकेला मालिक रहूंगा, मुझे किसी के साथ में कोई प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं, या फिर उनकी कंसल्टेंसी कुछ फीस देने की जरूरत नहीं है। नो टैक्स ऑन कैपिटल गेन, यानी जो बड़ी कंपनी रहती है जिसको कैपिटल गेन होता है उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना रहता है, कैपिटल गेन टैक्स। तो यहां पर कैपिटल गेन टैक्स आपको कोई देना नहीं पड़ रहा है, पूरा 100% एग्जम्प्टेड है। वो एक बहुत बड़ी राहत की बात है एक बिजनेसमैन के लिए। नो टैक्स ऑन डिविडेंड पेड टू दी शेयर होल्डर्स, यानी आपकी कंपनी में जितने शेयर होल्डर्स हैं उनको आप कोई डिविडेंड पे कर रहे हैं तो डिविडेंड पे करने पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना रहता है। लेकिन यहां भी बहुत बड़ी राहत की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने एक नियम बनाया हुआ है कि आपको कोई टैक्स देना नहीं है। अगर आप जितना भी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, वो शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करेगा कि आपको बिजनेस से ग्रो करने में कैसे वो लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। अगर मैं बात करूं इजीनेस ऑफ कंपनी डूइंग बिजनेस, यानी इजी डूइंग ऑफ बिजनेस, जो वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से सिंगापुर इज सस्टेनिंग एट द फर्स्ट पोजीशन, टॉप वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे है सिंगापुर, एंड इट इज सस्टेनिंग सिंस लास्ट 9 ईयर एज पर द वर्ल्ड बैंक डाटा। तो अगर फ्लेक्सिबल ऑपरेशन की बात करूं तो वहां पे ऑपरेशन बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के कंप्लायंस आपको देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, सिंपल है, सरल है, प्रोसेस शॉर्ट है और पेपरलेस है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको पेपर डॉक्यूमेंटेशन, ये सील लगाओ, सिग्नेचर करो, ये ताम झाम, सीए को दो, वो सब नहीं है। पेपरलेस है, ऑनलाइन आपको अपना कंप्लायंस सबमिट करना है और आप आराम की जिंदगी जी सकते हैं। रोबस्ट इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाती है, बहुत जबरदस्त इकोनॉमी है। जियोग्राफिकल जो लोकेशन एडवांटेज है वो तो आपको मिल ही जाती है, क्योंकि रास्ते में पड़ता है, कहीं भी इधर चाइना जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ता है सिंगापुर। इसलिए जबरदस्त वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस ट्रेनिंग का तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, अगर हम बात करें कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको क्या क्या मिल जाती है अगर सिंगापुर में आप टारगेट कर रहे हैं अपनी कंपनी ओपन करने का, या क्यों आपको ओपन करनी चाहिए सिंगापुर में अपनी कंपनी। सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी आती है क्लीनिंग सर्विसेज, यानी घर की क्लीनिंग है, जो होम क्लीनिंग भी है, बोट क्लीनिंग की भी आती है, यानी छोटी छोटी, क्योंकि हमेशा मतलब आसपास में समुद्र है, तो जो बोट क्लीनिंग है यानी छोटी छोटी जो बोट रहती है, बड़े शिप्स की अगर आप सर्विसिंग दे सकते हैं। जब आपकी बड़ी कंपनी हो जाती है तो नॉर्मली स्टार्टिंग में तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं शिप मेंटेनेंस या शिप क्लीनिंग का, लेकिन छोटी छोटी जो बोट रहती है, छोटे सिंगल ओनर, 2 ओनर जैसे वो टाइप के लोग रहते हैं, वो आपको बोट क्लीनिंग का सर्विसेज इनिशियली आपको दे देते हैं। तो बोट क्लीनिंग, होम क्लीनिंग की सर्विसेज आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर आप वहां पे कर सकते हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज आप वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लोगों के पास में कम है, पैसा है। पैसे की हम आगे बात करेंगे, हर एक आदमी कितना वहां पे कमाता है। होटल बिजनेस आप वहां पे अच्छा कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आप बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉरनर्स वहां पे आते हैं। अगर मुझे कोई बिजनेस मीटिंग करनी है तो मैं कोई डेस्टिनेशन ढूंढ रहा हूं, तो या तो मैं दुबई जाता हूं या सिंगापुर जाता हूं। 2 ही डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहां पे मैं पीसफुल, मतलब रिलायबल, एंश्योर,
रिलायबल और एक सस्टेन्ड मीटिंग में कर सकता हूं, ये टाइम दिया है। कोई ज्यादा मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेररिस्ट अटैक कर रहा है या कोई इस टाइप की कोई आपको मतलब कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई समस्या नहीं, मतलब सेफ आप फील कर सकते हैं, अपनी मीटिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिस टाइम पे दिया, जो आप करना चाहते हैं वो सब फ्रीडम है। तो इसलिए लोग पसंद करते हैं सिंगापुर जाना या फिर दुबई जाना। तो आप जो आपके टूर एंड ट्रेवल की अगर कंपनी है तो वो आप बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हैं सिंगापुर में। अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग की आपकी सर्विसेज, आप सीएचए हैं या फिर कोई कंटेनर आप सेल करते हैं, कंटेनर आप रेंट पे देते हैं या फिर कोई शिपिंग कंपनी में आप काम करते हैं, शिपिंग कंपनी भी आप छोटी सी अपनी चालू कर सकते हैं या उसमें जॉब भी कर सकते हैं। सुपरमार्केट आप अपनी ओपन कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आप ओपन कर सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर आप वहां पर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग भी वहां बहुत ज्यादा हैं। तो हम टेक्निकल रिसर्च नेक्स्ट पॉइंट में टेक्निकल रिसर्च में बात करें कितने लोग वहां पर किस कंट्री से। ग्रोसरी स्टोर आप ओपन कर सकते हैं, ई कॉमर्स आप ओपन कर सकते हैं। ई कॉमर्स तो आप हिंदुस्तान में बैठे बैठे वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन वहां की बात अलग ही है। मोबाइल शॉप आप ओपन कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर मैन एंड फीमेल, मतलब मैन एंड वुमेन ब्यूटी पार्लर दोनों अच्छे चलते हैं वहां पर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ट्रेनर, यानी हमारे लिए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ट्रेनर, यानी वहां पर इंपोर्ट का बिजनेस, एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि समुद्र के रास्ते में है, शिप्स आते जाते रहते हैं, तो लोग आते हैं। कई बार तो वो स्टेशन बना हुआ है कि किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो वहां रेस्ट करके दूसरी कंट्री में जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, दुबई के लिए भी अच्छी बात है, सिंगापुर के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि आने जाने के रास्ते में जो सिटी पड़ता है, जैसे अगर कोई हाईवे है उसके आसपास में कोई रास्ते में गांव पड़ता है, कोई सिटी पड़ती है, तो उसका डेवलपमेंट तो होना ही होना है। तो वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होकर रखा हुआ है। आप कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज वहां ओपन कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग राइटिंग की आप सर्विसेज वहां पे चालू कर सकते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ट्रेनर एज ए ट्रेनर भी आप काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी आप वहां से कर सकते हैं, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का भी आप वहां पे काम कर सकते हैं। ज्वेलरी जैसे हमारा भी काम है ज्वेलरी सेलिंग का, यानी ज्वेलरी एक्सपोर्ट का। वी डोंट मैन्युफैक्चर, वी सोर्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड वी एक्सपोर्ट टू द डिफरेंट कंट्रीज। अगर हम टेक्निकल रिसर्च की बात करें कि टेक्निकल रिसर्च क्या बोलता है सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर के बारे में यहां पर सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी भी आपको जबरदस्त यहां पे देखने को मिल रही है। 379.07 बिलियन की बात हो रही है, बिलियन यूएस डॉलर, 379.07 बिलियन यूएस डॉलर आपको इकोनॉमी मिल जाती है। पर कैपिटा इनकम की बात करें, जैसे हमने पहले भी बताया, पर कैपिटा इनकम यहां पर 62,112 यूएस डॉलर मिल जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि हर कोई रजिस्टर्ड सिटीजन जो कि सिंगापुर में रह रहे हैं वो हर साल लगभग 62,000 यूएस डॉलर कमाता है। यानी अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 46.9 लाख, यानी लगभग अगर ऑन एन एवरेज भी अगर हम देखें तो 45 लाख, यानी हर एक सिंगापुर में रहने वाला बंदा 45 लाख पर ईयर कमा रहा है। कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 45 लाख, यानी 46.9 मतलब 47 लाख हर कोई बंदा कमा रहा है। तो अगर वहां पर कैपिटा पे इतनी अच्छा है तो लोग अपने ऊपर खर्च करेंगे, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो अपने आप आएगी, कैश फ्लो होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने आप निकल के बाहर आएगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टेक्निकल रिसर्च में जो कि आता है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली 59.3 लाख से, मतलब लगभग 1 करोड़ से भी कम, आधा करोड़ ही पॉपुलेशन है, जो कि हमारे एक शहर के बराबर है। तो दिल्ली जैसे बड़े शहर के बराबर है, तो 59 लाख उसमें पॉपुलेशन है। और अगर मैं इंडियन की बात करूं, इंडियन वहां पे कितने, वहां पे चाइनीज भी है, इंडियन भी है, बहुत सारे कंट्रीज के लोग हैं। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तानी के ऊपर फोकस करूं, इंडियन वहां पर कितने, तो लगभग 3.5 लाख 4 लाख के आसपास वहां पे इंडियन रजिस्टर्ड लीगली वहां पे रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ओनली साउथ इंडिया की बात करूं, यानी वो साउथ इंडिया से मतलब नजदीक भी है, तो साउथ इंडिया की बात करूं तो तमिलनाडु से वहां पर लगभग 2.5 लाख लोग हैं, 2.5 लाख रजिस्टर्ड इंडियन है जो कि तमिलनाडु से आए हुए हैं, जो कि वहां पे बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए तमिलनाडु भी मतलब वहां पे लैंग्वेज भी तमिल अच्छी है, जल्दी 4 ही लैंग्वेज चलती है। अगर लैंग्वेज की ही बात कर लें तो इंग्लिश चलती है, चाइनीज चलती है, तमिल चलती है, और उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मलाई वो भी चलती है। लेकिन तमिल भी वहां बहुत अच्छी खासी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। तो आपको लैंग्वेज के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मतलब एक कंट्री है, लेकिन वो सब कंट्री के घर जैसा बन गया है, तो आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं करेंसी की,
तो सिंगापुर में जो डॉलर चलता है, सिंगापुर डॉलर, वो 55.76 INR के बराबर है। अगर आपको एक सिंगापुरी डॉलर खरीदना है तो आपको 55.76 रुपीस खर्च करना होगा। अगर मैं टाइप ऑफ कंपनीज की बात करूं कि कौन कौन सी टाइप की कंपनीज है जो कि ज्यादा चलती है या फिर वहां पे लीगली जो रजिस्टर्ड होती है, तो लगभग सिमिलर ही है जैसे इंडिया में भी जैसी कंपनीज है या दूसरी कंट्री में भी कंपनीज जैसे ओपन होती, जो बिजनेस के नाम्स दिए जाते हैं, जो उनकी लाइबिलिटीज एंड लीगल वो कंप्लायंस रहती है, लगभग सेम रहता है। थोड़ा सा कम ज्यादा टैक्सेशन में इधर उधर होता है, पर लगभग प्रिंसिपल सेम ही रहता है। तो सोल प्रोप्राइटरी पहले नंबर पे आती है, वो हिंदुस्तान में भी सोल प्रोप्राइटर कंपनी ओपन होती है जिसमें एक सिंगल ओनर ही आपको चाहिए, बहुत ज्यादा मल्टीपल यूजर्स की जरूरत नहीं है, सिंगल ओनर आपको मिल जाता है। ऑर्डिनरी बिजनेस पार्टनरशिप आ जाती है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, नहीं लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, और उसमें पार्टनर 2 से 20 तक लिमिट किया गया, यानी मिनिमम पार्टनर 2 चाहिए और मैक्सिमम 20, नॉट मोर देन 20 इज रिक्वायर्ड। और अगर मैं बात करूं लिमिटेड पार्टनर यानी एलपी लिमिटेड पार्टनरशिप की कंपनी, तो उसमें लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन पार्टनरशिप उसमें बस ये नहीं रखा गया कि जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो कितने रहेंगे, अनलिमिटेड पार्टनर्स रहेंगे, यानी दो भी पार्टनर, मिनिमम 2 तो चाहिए तभी तो पार्टनर होंगे, एक से तो पार्टनर नहीं बनेंगे, तो 2 मिनिमम पार्टनर रहेंगे और अनलिमिटेड यानी 1000 भी हो सकते, लैक्स भी हो सकते, कितने भी पार्टनर हो सकते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर 4th नंबर की मैं बात करूं तो 4th नंबर पे आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे यहां हिंदुस्तान में भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी होती है, जैसे किसी किसी कंट्री में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जिसमें भी आपको लिमिट कुछ नहीं रखा गया है कि पार्टनरशिप कितने होंगे, पार्टनर कितने होंगे, 2 भी पार्टनर हो सकते हैं और मोर देन 2 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, और उसमें लायबिलिटी भी लिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में एक बता दूं, जो इनकम टैक्स है यानी जो आपको टैक्स लगेगा 17% तक का फिक्स टैक्स आपको लग जाता है, जो इनकम टैक्स आपको लग रहा है। अगर मैं बात करूं 4th नंबर की, तो 4th नंबर पे आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आ जाता है, ब्रांच ऑफिस 6th नंबर पे आ जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में जस्ट आपको क्या करना है, मतलब आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस का जो प्रमोशन है प्रमोशन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, कोई आप मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई ऐसा लीगल काम नहीं कर सकते जिससे कि मतलब आपको वो इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट करने वाला वैसा काम आप नहीं कर सकते वहां पर। इन केस ऑफ ये तो सभी कंट्री में है, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, जैसे हमारा कंपनी आग ग्लोबल एक्सपोर्ट है, उसका अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या फिर ब्रांच ऑफिस सिंगापुर में ओपन करते हैं, तो वहां पे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग या जो हमारा बिजनेस है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग या ज्वेलरी एक्सपोर्ट का वहां पे काम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लीगल दूसरी कंपनी ओपन करनी होगी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी ओपन करनी रहेगी, या फिर लिमिटेड बिजनेस जो भी मतलब या सोल प्रोप्राइटर कोई भी कंपनी ओपन करनी रहेगी, लेकिन उसमें ब्रांच ऑफिस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में ये काम नहीं कर सकते। अगर बिजनेस वीजा की बात करें, कितना आसान है बिजनेस वीजा लेना, तो बिजनेस वीजा फीस की बात करें तो फीस आपको 1999 रुपीज का फीस लगेगा, यानी लगभग 2000 रुपए का फीस है, बहुत कम, यानी रुपीस की बात करें 2000 रुपए का आपका फीस है, मिनिमम फीस है। और आपको जो एंट्री पास वीजा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन फोन डाउनलोड करना है, फिल कर देना है, डॉक्यूमेंट्स आपको दे देने, आपके फाइनेंशियल प्रूफ दे देने, क्वालिफिकेशन प्रूफ आपको दे देने, और एक 10 पेज का बिजनेस प्लान आपको दे देना है, और 7 वीक्स में, 1 साल के लिए मिनिमम 30 डेज के लिए, और 1 साल के लिए आपके पास में बिजनेस वीजा आ जाता है विद इन 7 वीक्स। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है और बिजनेस में आना चाहता है, उनकी भी आंखें इस वीडियो को शेयर करके जरूर आप उसमें खोलिए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ एडिशनल उसमें आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।